हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो में अब मैं आज अपनी कहानी बताने वाली हूँ जो मेरे साथ में 2.5-3 साल पहले हुआ, जो कि मैं अपने लाइफ का बहुत ही वर्स्ट पीरियड वो समझती हूँ। ऐसे दो मेरे लाइफ के वर्स्ट पीरियड है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती, मरते दम तक नहीं भूल सकती। बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ लेकिन बार बार वो ना कभी काम करते वक्त माइंड में आ जाते हैं, कभी बाथरूम में रहते वक्त माइंड में आ जाते हैं। तो उस चीज़ से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। तो वो बार बार मुझे रिकॉल होते रहता है और मतलब ऐसा लगता है आगे भी मेरे साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई हूँ मैं वो सब पीरियड देख के और अपने लाइफ में उनको आते हुए। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना यार, मैं मतलब अभी अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन जो भी देखेंगे यार वो थोड़ा मुझे मतलब आज मुझे खुद को अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने चैनल पे शेयर कर भी देती हूँ, क्योंकि ये मैं रियलाइज़ करती हूँ तो पता नहीं आपको सुन के कैसे लगेगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार, आज मैं अकेली बैठी हूँ, वो फिर से आ रहा था माइंड में तो सोचा आप लोग को भी बता देती हूँ वीडियो के थ्रू। थोड़ा बहुत बता दो अपने बारे में। तो मेरा नाम राष्ट्री है और कुछ महीने पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन रेलवे में एक लोको पायलट है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके जॉब के एडवांटेज डिसएडवांटेज और फैमिली के बारे में आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखा सकूँ। इस पर्पज से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो अभी आते हैं मेन जो टॉपिक मैंने टाइटल में लिखा है उस पे। तो थोड़ा स्टार्टिंग से बताऊंगी मैं। मेरी शादी हुई थी अप्रैल 2018 में। उसके बाद में मतलब हम लोग नागपुर के पास गोंदिया शहर है वहाँ वहीं के थे। मेरे हस्बैंड वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है, वहाँ के थे, मतलब थोड़ा गांव से थे हस्बैंड। लेकिन इनको जॉब थी मुंबई में। शादी के बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए और 1 साल तक तो बहुत अच्छा मतलब घूमे फिरे, एक दूसरे को मतलब समझे, टाइम स्पेंड किया। लेकिन क्या होता है ना, गांव में थोड़ी मेंटेलिटी अलग होती है कि अगर आप 18 के भी हो और शादी कर ले या फिर आप 30 के भी हो शादी कर ले, तो आपकी ना एक एज होती है मतलब बच्चा पैदा करने की, प्रेगनेंसी की। तो उनके हिसाब से तो अगर आपने मतलब शादी होते ही तुरंत उनको गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी वाला दे दिया तो आप एक बहुत अच्छी मतलब सक्सेसफुल औरत हो गए। बस मतलब उनकी भी मतलब मेरे इन लॉज जो है उस माइंडसेट के थे थोड़े, और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन लोग ने वही सब चीज़ें बचपन से देखते आए हैं, उसी में जिए हैं। तो ऑब्वियसली वो सब वही मतलब अपनाएंगे। और ऐसा था, 1 साल तक ठीक था। उसके बाद में थोड़ा बहुत मतलब इन लॉज की तरफ से बोलना स्टार्ट हो गया कि गुड न्यूज़ कब दे रही हो, गुड न्यूज़ कब दे रही हो। लेकिन मैं थी कि अभी अभी तो शादी हुई है यार, फिर तो वही करना है बच्चे। अभी तो मतलब एक दूसरे के साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, जो करना है घूमना है फिरना है, उसके बाद में तो बच्चे ही देखना है, ये मेरा माइंड सेट था। और सेम मतलब आशीष का भी था, उतना कुछ था नहीं। इग्नोर करती गई। फिर मतलब ऐसे ही 1.5 साल बीता। फिर 19 एंड होते तक कोविड आ रहा था और आशीष का ट्रांसफ़र का भी चल रहा था नागपुर में। तो एंड होते दिसंबर मतलब 20 के स्टार्टिंग में हमारा ट्रांसफ़र नागपुर में हो गया था और फरवरी में हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए थे। फिर कोविड भी लग गया था, लॉकडाउन भी लग गया था। फिर हम दोनों ने सोचे क्यों ना इसको सीरियसली ही ले लेते हैं, चलो अभी मतलब कहीं घूमना उमना तो है नहीं, चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। और हमारा एक फुल्ली प्लान प्रेगनेंसी थी। मतलब जिस ऐसा हुआ कि मैंने जब हमने सोचे कि चलो अभी प्लान करते हैं प्रेगनेंसी का, क्या था ना मतलब इनकी दोस्त साथ वाले दोस्तों की भी शादी हो गई थी, तो उन लोग ने भी थोड़ा अपना शादी होते ही बेबी प्लान मतलब प्लानिंग नहीं थी लेकिन कंसीव कर लिया था। तो फिर कहीं अगर आपके साथ वाले कंसीव कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को भी लगता है हाँ वो तो कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी थोड़ा चलो कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हर मतलब लेडीज के मन में रहता है।
पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था चलो उन्होंने तो कर लिया तो चलो अपन भी स्टार्ट करने के लिए क्या है। और थोड़ा बहुत लैंग्वेज के लिए ना थोड़ा इग्नोर करना है यार, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती लैंग्वेज, ना हिंदी ना मराठी, क्योंकि मैं ना गोंदिया से हूँ तो वहाँ मिक्स लैंग्वेज चलती है। तो फिर हम लोग ने प्लान किए, मई में प्लान किए, नहीं लॉकडाउन था इसलिए हम लोग गांव चले गए थे, और फिर लॉकडाउन जब ख़त्म थोड़ा सा होने आया तो हम लोग मई में नागपुर में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद में हमने प्रॉपर प्लानिंग की कि चलो अभी बेबी करते हैं, प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं। सो जिस महीने प्लान किया उस महीने तो कंसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से कंसीव करने का थोड़ा यूट्यूब सर्च किया, कुछ वीडियोस देखे और वो टिप्स थोड़े फॉलो किए मैंने। सो पता नहीं उससे था, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ अपने आप कंसीव हो गया। फिर मतलब आशीष तो इतनी खुश मानो सातवें आसमान पे थे, और वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकती, आज भी नहीं भूल सकती। वो दिन कितने खुश थे, मैं भी खुश थी, आशीष भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन था वो। फिर हमने सोचा चलो पास के मतलब डॉक्टर को दिखा देते हैं, और जो नियरेस्ट डॉक्टर था हम उनके पास गए। मैं उनके पास गई तो मेरे माइंड में था कि यार ये मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है मेरी, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगी, बहुत कुछ बताएंगी। लेकिन हम दोनों गए, उन्होंने सिर्फ कुछ टेस्ट लिख के दिए और फ़ोटो देखी कंसीव है क्या करके, वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट आते हैं उसकी, तो बोले हाँ कंफर्म है बोले देख के ही, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे उन्होंने। फिर मैंने जो जो उनको पूछा मैम क्या खाना है क्या नहीं खाना है खुद से, तो उन्होंने बोले नहीं नहीं सब कुछ खाना है, कुछ ऐसे नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं सब खाना है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई कि मतलब ये नहीं कुछ बता रहे। फिर मुझे लगा नहीं ये फर्स्ट टाइम है और कोविड चल रहा है, इसलिए ये लोग पेशेंट को जल्दी जल्दी भगाते हैं, ज़्यादा रुकने नहीं देते। मुझे लगा शायद नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छे से बताएंगी। सो मैं फिर उसी डॉक्टर को, मुझे नहीं मतलब रखना था, लेकिन ये सोचते हैं ना चलो अभी नहीं बताया लेकिन बाद में शायद अच्छे से बता सकती है। सो हमने उसी डॉक्टर को आगे भी उन्हीं डॉक्टर के मेडिकेशन चालू रखे। और लेकिन मैं जब भी उस डॉक्टर के पास जाती थी ना, हमेशा मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस मिलता था। मतलब वो सिर्फ पेशेंट को निपटा रही थी, मतलब आए पूछा बस क्या हुआ, मतलब एक भी न अच्छा आई न बुरा आई, तुमको क्या करना है क्या खाना है कैसे सोना है कैसे, जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक वो बताती नहीं थी। मतलब सिर्फ उसको पेशेंट वहाँ से भगाना है, ऐसे ऐसे ही उसका शेड्यूल था। तो मुझे उतना प्रॉपर तो जम नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार एमटी है, गायनोकोलॉजिस्ट है, इनको ज़्यादा समझता है, तो चलो मतलब अच्छी खासी डिग्री है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो हर मंथ गए, हर टेस्ट किया। और कोविड था, मतलब कोविड था तो मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते थे। उनके ऑफिस में वो फेमस है कि जिसको कोरोना फोबिया है, मतलब मास्क भी डबल लगाते थे, रात के 2 बजे आए 3 बजे आए कभी भी आए तो नहाते हैं, बाहर मुझे कभी भी जाने नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो। तो कभी कभी तो मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाती थी उस मतलब घर में रह रह के, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो भी जाती थी। लेकिन चलो फिर सोचा कि कुछ दिन का है ये सब, बाकी तो अपनी लाइफ बाद में जीना ही है। उसके बाद में हम लोग का ना एक एक दिन बहुत एक्साइटमेंट में जाता था, मतलब हर दिन उठ के मैं यूट्यूब में देखती थी आज बेबी क्या करने वाली। यूट्यूब वाले वो सीरीज़ रहते हैं ना कि अभी आपका बेबी इतने दिन का हुआ तो अभी ये करेगा, फिर मम्मीज़ को क्या करना है, डैडीज़ को क्या करना है। सो मैं उनके साथ में शेयर करती थी हस्बैंड के साथ में। और बहुत ही सुनहरे पल थे वो हमारे, जो हम साथ में हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हर एक्टिविटी को हम लोग महसूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे। फिर ऐसे कर मतलब उस टाइम मैंने अपने सिस्टर को भी पास में बुला लिया था कि मुझे अगर कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो एक मेरे साथ में चाहिए, क्योंकि हस्बैंड की तो ड्यूटी ऐसी है कि बाहर जाते हैं तो बहुत देर देर तक वो आते नहीं थे।
तो वैसे तो शॉर्ट ड्यूटी ही लेते थे तब, क्योंकि मेरा केयर भी करना था, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए अपने सिस्टर को अपने पास बुला लिया था, वो क्लासेस भी कर रही थी। सो बहुत अच्छे दिन कट रहे थे, हर सोनोग्राफी हर हर चीज़ में डॉक्टर के फॉलो कर रही थी। और फिर आता है मतलब 7th मंथ का जो फंक्शन रहता है वो भी मुझे करने का बहुत इच्छा था, लेकिन मेरे मायके वालों ने भी बोले, मतलब मम्मी ने, कि ये सब हम लोग नहीं करते, और ससुराल से भी सेम था। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बड़े नहीं बोल रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद में 7th मंथ जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट दिन मुझे बहुत तेज बुखार, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और मेन चीज़ ये, मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी, ये ये ऐसे दर्द करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा डरना स्टार्ट किया, अच्छा ही नहीं लग रहा था बहुत। फिर मैंने अपना डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बोले क्या, मतलब वो ना कोविड के टाइम में ना आप लोग को ऐसे इग्नोर करते हैं, डॉक्टर ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि अच्छा, तो ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं, ये खा लो, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से उसका कुछ था। फिर मैं बोली नहीं, मेरे जो हाउस ओनर थे, उनकी बहू का एक इश्यू हो गया था उस टाइम में, उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, और सेम डॉक्टर से वो मेडिकेशन कर रही थी। सो मुझे मैडम बोलती है अच्छा ये हुआ, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ। तो मैंने बोल रहा था हाँ हाँ मैडम, तो अच्छा तुमको भी यूरिन इन्फेक्शन हुआ, तो एक काम करो, शाम को दिखाने आ जाओ। तो मुझे तो रह के ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने शाम का वेट किया। फिर मैं क्लिनिक में गई, उनकी दिखाई। सो उन्होंने मुझे बोले, चेक किए, लेकिन पता नहीं उनको भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मैं बोली मैम बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही है। तो बोले कुछ नहीं, उन्होंने भी यूरिन इन्फेक्शन का बता दिया, और उसी के मेडिसिन मुझको लिख के दिए। फिर मैं घर आई, लेकिन मुझे मतलब बियर ही नहीं हो रहा था, सहन ही नहीं हो रहा था, वो दर्द अजीब सा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा। अभी मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा था। वो जब मुझे फील हो रहा था, मैं तभी का खुद पता सहन कर सकती थी, लेकिन अभी बता नहीं सकती कि वो कैसा था दर्द। फिर मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरी मम्मी घबरा गई, ये सब क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन आशीष का क्या है ना, आशीष को लगता है कि हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। सो वो मेरे मम्मी को बोल रहे थे कुछ नहीं ऐसा ही है थोड़ा बहुत। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और ये क्यों इस तरीके से मेरी मम्मी को बता रहे हैं। मेरा मम्मी के साथ में ऐसा रिलेशन है ना, मुझे कुछ भी थोड़ा सा होता है तो मैं मम्मी को A to Z बताती हूँ कि मम्मा ऐसा ऐसा है। सो तभी मुझे अच्छा लगता है। और आशीष बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहे थे। मैं रो भी रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे और ज़्यादा कमर दर्द, बहुत ज़्यादा, ये मतलब रीढ़ की हड्डी मुझे सहन ही नहीं हो रहा था। नहीं वो रात में तो नहीं था, वो डॉक्टर शायद फिर चले गई थी, दूसरे दिन नहीं था, उसी नाइट में था। डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ, डॉक्टर उठाने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला मैं यहाँ रह ही नहीं सकती, मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाओ, लेके जाओ। सो मेरी बहन बोली नहीं नहीं चलो, अभी ये बोल रही है हम लोग डॉक्टर के पास में। लेकिन मेरे हस्बैंड थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोली मैं रह ही नहीं सकती यार, तुम कुछ भी करो। सो उस टाइम में कैब वगैरह भी पूरे बंद थे, मतलब कैब भी नहीं चल रहा था, और हमारे पास ऑब्वियसली 4 व्हीलर नहीं थी। सो मेरे नंदोई पास में ही रहते थे, तो उनको इन्होंने फ़ोन किया, बोले कि ऐसा ऐसा राष्ट्रीय को हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम में मेरे हस्बैंड बोले कि मैं खुद नहीं आऊँगा, क्योंकि पता नहीं उनको भी फीवर जैसे लग रहा था। उस टाइम में ही कैसे क्या फीवर आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो उन्होंने गाड़ी लाए, मेरे मतलब जो भैया है उन्होंने गाड़ी लाए 4 व्हीलर। हम लोग, मेरी सिस्टर और मैं पीछे बैठी, उन्होंने गाड़ी ड्राइव किया, और हम लोग हर हॉस्पिटल
विज़िट करते जा रहे हैं, विज़िट करते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डॉक्टर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अपने हॉस्पिटल में देखने को तैयार ही नहीं था। और वो संडे का दिन था, और संडे का नहीं भी रहता, लेकिन कोविड के वजह से कोई भी देखने को तैयार नहीं रहे थे, और ये ड्यूटी थी मेरे खुद के डॉक्टर की, लेकिन वो मैडम तो थी ही नहीं। और फिर हम लोग ऐसे ही, मुझे सब गाड़ी में भी अनबियरेबल पेन हो रहा था, बॉडी अलग से अलग रिएक्ट कर रही थी। अ, और फिर एक बहुत मुश्किल से उन्होंने, भैया ने फ़ोन किया अपने पहचान वालों के यहाँ, तो उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोले ठीक है पेशेंट को ला लो। फिर एक हॉस्पिटल में गए, मतलब ऐसे 4-5 हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने फाइनली बुला लिया कि ओके ला लो पेशेंट को। फिर हम लोग उस हॉस्पिटल में गए। फिर मैं वहाँ थोड़ा, मतलब बैठ के भी नहीं हो रहा था, लेट के भी नहीं हो रहा था, टेबल पे ही लेट रही थी, उठ रही थी, मुझे सहन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैम आए, उन्होंने बोले बेटा क्या, वो बहुत ही, मतलब उनका जो बोलने का तरीका था ना, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बेटा बेटा बोल रही थी, और मुझे मतलब अपना सा लग रहा था। तो बोली क्या हुआ बेटा, बोली मैम, बोली मुझे बहुत, मतलब बुखार भी आ रहा है, बोली पता नहीं क्या हो रहा है, बोली बहुत ज़्यादा मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, क्या हुआ सब। फिर उन्होंने चेकअप किए, बोले नहीं, अभी उनको ऐसा लगा कि बेबी का आने का तो टाइम नहीं हो रहा है, ऐसे तो मतलब होता नहीं है जनरली। तो बोले नहीं मैम, नहीं बेटा, बोले ऐसा तो कुछ नहीं हो, बोले तुमको इतना दर्द क्यों हो रहा है, बोले मैम पता नहीं, बोले मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, बोले। तो बोले हस्बैंड कहाँ है, बोले। मैं बोली नहीं मैम, बोले हस्बैंड तो घर में ही है, बोले तो क्यों वो घर में है, बोले साथ में क्यों नहीं है, पता नहीं मैम, बोले उनको शायद तो अच्छा नहीं लग रहा था, बोले क्या करते हैं। मैं बोली वो एक लोको पायलट है, बोली तो मतलब इतना मजबूती का काम कर रहे थे, करते हैं, और वाइफ के साथ में नहीं आ सके क्या, उनको तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं बोली नहीं मैम, बोली वो थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, नहीं है, बोली साथ में, बोली। तो बोले बेटा मैं तुमको मेडिसिन दे दूँ कि तुम यही रहना चाहती हो। हम बोली मुझे मतलब अनबियरेबल पेन हो रहा है, बोली पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ में रहूँगी, मुझे ये नहीं मुझे सहन हो रहा है, बोली। तो मैम बोले ठीक है आप एडमिट हो जाओ, बोली। फिर मैं एडमिट हो गई वहाँ पे। मेरी बहन मेरे साथ में थी, लेकिन वो जो रात थी मेरी इतनी भयानक गुजरी, इतनी भयानक गुजरी, मेरे पूरे शरीर पे जलन हो रही थी, पूरे शरीर पे जलन हो रही थी, और मेरी कमर जो दर्द दे रही थी, मतलब ये जो कमर है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक देके जो लहरें आ रही है ना मेरी जो रीढ़ की हड्डी में, वो लहरें आ रही थी पेन वाली, बहुत ज़्यादा पेन वाली। मैम बोली मुझे नहीं सहन हो रहा है, फिर मैम ने मुझे पेन किलर दिया, बहुत रो रही थी मैम, नहीं सहन हो रहा है, पेन किलर दिया कि सॉरी। हाँ, उसके बाद में वो रात तो जैसे तैसे, मैं, मेरी बहन भी मेरे इस वजह से बहुत परेशान थी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। नेक्स्ट डे मेरे घर वाले आए, उसके बाद में मतलब नेक्स्ट डे आशीष भी आए। फिर मुझे मतलब मेरे बॉडी पे इतने बड़े बड़े दाने, पूरे बॉडी पे, हर मतलब हर जगह, इवन मेरे मुंह के अंदर भी बड़े बड़े दाने आ गए थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और मेरा जो पेन किलर का जो असर था वो सुबह तक उतर रहा था, और वैसे ही मेरी कमर दर्द फिर से वही स्टार्ट की, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे आते हैं, पेन की लहरें वो मेरे रीढ़ के हड्डी में आना चालू हो रहे थे। तो फिर मैम ने देखे, मैम समझ गई कि ये चिकन पॉक्स है, बोले ओके मैम, बोली बोले आप लोगों को स्किन के डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। मैं वहाँ एडमिट तो थी, वो लोग बेबी का भी चेकअप मतलब करते बीच बीच में कर रहे थे कि बेबी की धड़कन वड़कन अच्छे से चालू है कि नहीं, वो भी चेक कर रहे थे। फिर मैम ने अपॉइंटमेंट लिया था, उनके पहचान वाले जो स्किन के डॉक्टर है उनसे अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली वहाँ जाने का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो
जैसे तैसे मैं बेड से उतर के वो पेन से डॉक्टर को जब दिखाने जा रही थी, स्किन वाले डॉक्टर को, तो मैं जैसे तैसे सीढ़ी से मुझे मेरी एक साइड में मेरी सिस्टर ने पकड़ा, एक साइड में आशीष ने पकड़ा, जैसे तैसे नीचे उतर गई उनको पकड़ पकड़ के। वो जो मुझे सहन नहीं हो रहा है रीढ़ की हड्डी वाला दर्द, तो फिर भी जैसे तैसे मैं उतरी। फिर थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से मैं वो दानों के साथ में, जो बड़े बड़े दाने मेरे मेरे पूरे शरीर पे आ रहे थे और बहुत ज़्यादा जलन कर रहे थे, तो उस फिर मैं बाइक स्कूटी थी, स्कूटी पर बैठी और पास ही में था, वहाँ से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था। सो फिर मैं वहाँ पहुँची हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी सेकंड फ्लोर पे था। सो स्कूटी से उतरी, ऊपर चलने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं वो उठ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। मैं वहाँ एक जगह बैठ गई, फिर मैं बोली मैं नहीं चढ़ सकती, ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो दर्द मैं कभी भी जीवन में नहीं भूल सकती कि वो ऐसे क्यों हुआ था मेरे साथ। मैम बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए इतना पेन, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैं नहीं चढ़ पा रही थी और उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। फिर आशीष ने मुझे उठाने की भी कोशिश किया, लेकिन मतलब वेट तो होता है, एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था तब मैंने। तो जैसे तैसे वो मुझे लेकर गए डॉक्टर के पास में। और फिर मैं वहाँ भी जो कैजुअलिटी रहती वहाँ पे मैं सो गई, मुझे सहन ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोली बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर डॉक्टर ने मतलब कैबिन में मुझे थोड़ा जल्दी ही लिए थे। फिर चेकअप किए, बोले हाँ ये चिकन पॉक्स है, ये है दाने वाने। बोले लेकिन ये आपको इतना कमर दर्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके तो सिम्टम्स नहीं है, इसके वजह से तो नहीं है। बोले पता नहीं डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो उन्होंने मतलब वो जो पीरियड है वो भी काट के मैं फिर से डॉक्टर के पास में फिर से मुझे मतलब एडमिट कराया। मैम ने फिर से मुझे पेन किलर की इंजेक्शन लगाए और वो मुझे सहन ही नहीं हो रहा था। और एक होता है ना कि आपको एक डर कि मैम ज़्यादा मुझे मेडिसिन्स भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट करता। तो ऐसे पेन किलर्स या अदर्स जो दवाइयाँ हैं वो मैम मुझे नहीं दे सकती थी, तो बहुत मुझे सहन करना था। वो तो सहन बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन एक ना बांध टूट जाता है कि नहीं अब नहीं सहन करना है, अब मैं मर जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन ये सब मुझे से नहीं सहन हो रहा है। तो उस टाइप की सिचुएशन थी। सो फिर वो चिकन पॉक्स की जो मेरी मेडिसिन थी वो भी चल रही थी। फिर जो मैम का पास का जो ये था वो भी चल रहा था दिन भर मुझे। और नागपुर में ना फेब से ही बहुत ज़्यादा गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा जलन, इतनी ज़्यादा जलन, पूरे शरीर में जलन। और मुझे एक कपड़ा भी अपने बॉडी के ऊपर लेने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं बस एक पतला सा चादर ली थी और मतलब कपड़े मैंने सारे निकाल दिए थे। उसके बाद में मतलब हाँ 4 बजे तक वो पेन थोड़ा फिर से पेन किलर की वजह से कम हो गया था। सो उसके बाद में फिर से रात में क्या होता था ना, रात में मेरी सिस्टर मेरे साथ में सोती थी और आशीष घर चले जाते थे। और नेक्स्ट डे मेरे मम्मी दीदी और जीजाजी भी आ गए थे। सो मेरी वो हालत देख के ना, मेरी मम्मी का वो हाल था कि मम्मी को तो पहले ही बता दिया था कि तुम उसके सामने डरना मत। तो मम्मी मतलब दिखा रही थी मुझे कि वो कुछ मुझे मतलब मोटिवेट कर रही थी कि कुछ नहीं होता, सीधा हो जाएगा। कि वो मुझे देख के ना बाद में जाके इतना रोने लगे, मुझे आवाज़ आ रहा था। लेकिन मम्मी फिर बहुत मैंने बोली नहीं इसको घर में ही लेके जाओ, इसको यहाँ मत रखो। सो ये लोग घर गए थे और रात में मेरे साथ में मेरी बहन रुकी थी। तो वो जो नेक्स्ट डे की रात है, जो मेरे जो चिकन पॉक्स के जो दाने हैं वो उफान पे थे, बहुत ज़्यादा उफान में थे मुझे। और आपको ना तब आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडी में के वजह से ना
आप कुछ ओढ़ लोगे तो जो दाने हैं फिर से बहुत ज़्यादा जलने लगेंगे। और गर्मी के वजह से तो ऑलरेडी ऐसे जलन करते हैं दाने आपके पेट के ऊपर, आपके हर हर जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े दाने, तो समझ में ही नहीं आ रहा था यार, मतलब। और वो जो कमर दर्द है वो अलग से। मतलब क्या ही सिचुएशन होंगी वो, मुझे मतलब मैं खुद याद करती हूँ यार तो मुझे समझ में नहीं आता वो मैंने कैसे क्या सहन किया था। सो वो जो सेकंड रात है वो तो सबसे खतरनाक, वो तो बहुत ज़्यादा मेरे जीवन की बहुत ही ख़राब वाली रात थी। सो उस टाइम पे मेरी बहन सिर्फ मेरे रूम में थी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं ना ये यहाँ तक ही रहने देती हूँ। और नेक्स्ट जो आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सारा। सो प्लीज़ अगर आपको आगे वाला भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट्स करना। सो ठीक है, धन्यवाद।